यहाँ तक जो जीवी रोड हमारा रेड अलर्ट एरिया था, वहाँ एक दिन हम लोग भी आए, राम रहीम जी आए और लेके गए, और वहाँ से बेटियों को लेके गए और उनको अपना बेटी बनाया, शाही बेटी बनाया, और शाही बेटी बना के उनका इलाज करा के उनका विवाह कर दिया अपने युवाओं के साथ। चाहे वो फांसी के फंदे पे हो, निर्भया वाला केस, इतना मुजरिमों को उलझ गया था, फंदे पे चढ़ना था, चढ़े। किन्नरों को तीसरा नाम कि किन्नर भी एक लिंग है, उसको दिलाने का काम मैंने याचिका लगाई राम रहीम जी की तरफ से कि चंद्रा स्वामी जी के यहाँ से सरकार चलती थी, इंदिरा गांधी की। हाँ, इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी जी की, और ये सब तांत्रिक तो इंदिरा गांधी के हाँ, थे, और पूरी दुनिया के लोग आते थे वहाँ। C28 कुतुब विश्वविद्यालय धर्मेंद्र जी के नाम है आज भी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के, और C29 हेमा मालिनी जी के नाम। शबनम सलीम का केस इसी अमरोहा के पास था, 7 लोगों की हत्या की गई, शबनम और सलीम पर आरोप था, और हमने वो की लड़ाई लड़ी, और लड़ी नहीं जीती। सनातन धर्म का वकील शबनम सलीम को फांसी से बचा सकता है तो भारत में कुछ भी हो सकता है। अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। AP सिंह साहब के बारे में कुछ बताना ठीक नहीं है, इसलिए कि जब मैं बताऊंगा तो ये शायद आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि अरे AP सिंह को कौन नहीं जानता है। कितने ही बड़े, कितने ही डिस्प्यूटेड, कितने ही खतरनाक, कितने ही डूबे हुए केस हों जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, वो अधिकांश डॉक्टर AP सिंह के पास ही जाते हैं। एक हो तो गिनाएं, बहुत हैं, जिनमें सबसे बड़ा केस था निर्भया हत्याकांड के सजा याफ्ता मुजरिमों की तरफ से पैरोकार वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वही डॉक्टर AP सिंह जिन्होंने निर्भया कांड के मुजरिमों को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए जो इतिहास रचा, वो आजाद हिंदुस्तान और गुलाम हिंदुस्तान में कभी नजर नहीं आया। इतिहास पलटिए, किसी पन्ने पर लिखा नहीं मिलेगा कि किसी मुकदमे की या सजा याफ्ता मुजरिमों को फांसी लगने वाली रात देश की हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट खुली हो, दिल्ली का हाई कोर्ट खुला हो, दिल्ली के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर खुला हो, ऐसा नहीं हुआ करता है। लेकिन साहब, डॉक्टर साहब, स्वागत है, ये सब आपने करा डाला और अब आपकी पहचान हो गई है कि आप हमेशा मुजरिमों के साथ रहते हैं, चाहे वो बलात्कारी हों, चाहे वो किडनैपर हों, चाहे वो निर्भया के अपहरणकर्ता और हत्यारे हों, चाहे वो स्वामी चिन्मयानंद का केस हो जो उप गृह राज्य मंत्री थे, रेप केस में फंसे थे, CDBD आई, या फिर आपका हरियाणा का जो मामला पंचकुला का राम रहीम का हो, तो ये सब मेरी समझ में नहीं आती है। जिन चीज़ों से लोग दूर भागते हैं, आप वही केस लेके बैठते हो, कुछ तय करके, मतलब कुछ पढ़वा रखा है किसी ज्योतिषी से कि मैं ये केस लूँगा टेढ़े और जीत के दिखाता हूँ। नहीं, वकालत को मैंने कभी पेशा नहीं माना, वकालत को एक सेवा का भाव माना, और सेवा में जो हमारे ऑफिस में आ जाता है, अगर राम रहीम जी का मामला था तो मुझे याद है, ये किसी को नहीं पता, राम रहीम जी के समधी जो उस समय पंजाब में मंत्री थे, उनका बेटा आए, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग बड़ी आशा से आए हैं, और राम रहीम जी से हमारा पहले से संबंध था। उन्होंने बुलाया था मुझे, अपने डेरे पे बुलाया था, सिरसा बुलाया था, बैठ के बात की थी, खुश मिजाज। उनकी बात मुझे क्या प्रभावित, मैं उन्हें क्यों अच्छा लगा वो तो वो जानते होंगे। मुझे उनका ब्लड डोनेशन करना, अंग दान करना, मतलब डेरे के द्वारा प्राकृतिक आपदा के लोगों के लिए इतनी मदद करना, स्वच्छता अभियान चलाना, बाद में मोदी जी ने भी उसको डिट्टो किया स्वच्छता अभियान को। जिस शहर में जाते डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम जी, वहां पहले सफाई करवाते, 1 दिन 2 दिन पूरा शहर साफ हो जाता, नाली नाले, सड़कें, रोड, कूड़ा घर, सब कुछ। ऐसी उनके आदेश पर या उनकी प्रार्थना पर या उनकी सेवा भाव के तहत जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छुटी होती थी, वो महिलाएं इतने नाले में खड़ी होती और गादा निकालती और साफ करके बस उसका सत्संग होता। और उनकी एक शिक्षा थी कि अपने घर को साफ करो, शहर को साफ करो। स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया, हरिद्वार हो, ब्लड डोनेशन, जो ब्लड कभी कोई फैक्ट्री बना नहीं पाई, कोई उसको आज तक वैज्ञानिक नहीं बना पाया कि मैं ब्लड प्रोडक्शन हाउस हूँ, सब कुछ हो जाता। तो ब्लड डोनेट कराना,
अंगदान कराना, बच्चों को दिलवाना। और यहाँ तक जो जीवी रोड हमारा रेड अलर्ट एरिया था, वहाँ एक दिन हम लोग भी आए, राम रहीम जी आए और लेके गए, और वहाँ से बेटियों को लेके गए और उनको अपना बेटी बनाया, शाही बेटी बनाया, और शाही बेटी बना के उनका इलाज करा के उनका विवाह कर दिया अपने युवाओं के साथ। ये डॉक्टर एपी सिंह साहब पहली बार सुन रहा हूँ आपकी मुंह जुबानी। हाँ, किसी को नहीं पता। जो राम रहीम सजा याफ्ता मुजरिम हैं जी, जिन पे अपनी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने तक के आरोप लगे, बदनाम हुए, उन पे अपने आश्रम में रहने वाली साध्वियों का यौन शोषण करने के आरोप लगे, वो राम रहीम आप बता रहे हैं कि वो जीबी रोड पे आए दिल्ली के पूरी तरह से झूठ थे। ये आरोप जो लगाए गए केवल डेरा को हड़पने के लिए। एक खट्टा सिंह करके व्यक्ति थे, वो चाहते थे सारी रियासत विरासत को डेरे की, जो शाह सतनाम जी ने दी थी उन्हें, और शाह सतनाम जी ने उन्हें चुन के दी। वो तो एक शिष्य की तरह आए, लेकिन उन्हें सौंपा और उन्होंने डेरे को बहुत ऊंचाई पे लेके गए। दुनिया के विभिन्न कोनों में कोई नहीं जानता, सबको वो फिल्में दिख रही जो फिल्में बनाई गई हनीप्रीत बहन के साथ। हनीप्रीत जी ने भी इतने 100 से अधिक मानवता भलाई के कार्य डेरे में चलवाए और स्कूल कॉलेज सब कुछ खोला। तो डॉक्टर साहब, इतना साधु मन सन्यासी रेप, बलात्कार, हत्या, अपनी ही कथित बेटी के साथ यौन संबंध रखना, ये सब में कहाँ उलझ गए राम रहीम? ये सब झूठे आरोप थे, मनगढ़ंत थे, साजिश थी और राजनीतिक, और उनके डेरे को हड़पने के लिए ऐसा किया गया था। क्योंकि डेरे के आश्रम चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे मेरठ में हो, बहुत आश्रम खुले, मतलब बहुत नामजान केंद्र खुले। यानी कि हरियाणा और पंजाब में जो डेरों की जंग है, जैसे पहलवानों अखाड़ों की, बिल्कुल उसी तरह से कबड्डी के पहलवानों, बस जलन, ईर्ष्या, और इसका परिणाम था कि परम पूज्य संत राम रहीम जी को इतने झूठे आरोपों में लगाया गया। और पंचकुला के ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता 100 से अधिक मानवता भलाई के कार्य कर रहे, किसी को नहीं पता स्वच्छता अभियान पूरी दुनिया ने देखा। वो डॉक्टर साहब देखो, ऐसा इसलिए नहीं पता है कि आपके 99 पुण्यों पे एक पाप भारी पड़ जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है। और वो पड़ गया, वो पड़ गया। वरना आप बता रहे हो कि जो राम रहीम सजा याफ्ता मुजरिम है, 10 दिन की बेल पे बाहर आ जाते हैं तो कोहराम मच जाता है जेल से आने पे उनके। वो राम रहीम जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया के दिल्ली से लड़कियों को ले, कोई नहीं सोच सकता, लड़कियों को ले गए, उनका इलाज कराया और उनको अपने शाही, उन्हें शाही बेटी का नाम दिया, अपनी बेटी का नाम दिया, और अपने जो भक्त थे, फॉलोअर थे, अनुयायी थे, उनके साथ विवाह करा के उनका अच्छा घर बसाया और पूरा दान दहेज करके विदा की। और उस विदाई में खुद राम रहीम जी और बहन हनीप्रीत के आंखों के आंसू नहीं रुके थे। सबको पता है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि जीबी रोड या जैसे कोई भी देश का रेड लाइट एरिया हो, उससे तो लड़कियों का निकाल के लाना समंदर तैर के पार करना। हाँ, हम लोग थे, एसीपी थी वहाँ की, एसीपी उस इलाके की वो थी, एसएचओ थे, सब कुछ वहाँ लग के पूरा सारा कार्य किया गया। और वो बेटियां भी, क्योंकि बेटी तो थी कहीं की, आई हैं किसी मजबूरी, बस बेच दी गई धन के अभाव में, मजबूरी में उन्हें लड़के ले आए, प्यार में लाके फंसा के कैसे कैसे उनका जीवन, लेकिन उसको उस कोठे पे उसको संभाला। और आज भी जीवी रोड में आप याद करिएगा, पता करवाइएगा, आप तो ग्राउंड जीरो के बहुत वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं और आपने मीडिया के जगत में अपना अलग छवि बनाई है, आप हर जगह ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, आपको मिलेगा कि राम रहीम जी ने, और हिजड़ों किन्नरों के लिए, किन्नरों को तीसरा दर्जा, किन्नरों को तीसरा नाम कि किन्नर भी एक लिंग है, उसको दिलाने का काम मैंने याचिका लगाई राम रहीम जी की तरफ से, और याचिका लगा के उनको उनका दर्जा दिला। आज टॉयलेट किन्नरों के अलग हैं, उनके लिए सब कुछ व्यवस्थाएं अलग हैं। तो समाज के ऐसे तबका जिसे कोई नेग्लेक्ट करता था, कोई गिनता नहीं था, उसको ऊंचाई पे बढ़ाने का काम मानवता, भाईचारे और मानव धर्म के आधार पर उन्होंने किया भलाई के लिए। लेकिन उनके कुछ ऊपर जो आरोप मढ़े गए यौन शोषण के, उसमें ये उनके पुण्य सब मसल गए। मसल नहीं गए, कुछ दब गए। जब आंधी आती है, जब मीडिया ट्रायल केस होता है, तो अच्छाई दब जाती है और बुराई सामने आ जाती है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और यह भी दिख भी रहा है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, आप भी कहते हैं, और देश में जिला अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक यही कहा जाता है कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह सजा ना पाए। राम रहीम के मामले में तो उल्टा हो गया, उनके 99 पुण्य जो थे वो दब गए और 1-2 पाप उछल गए। पाप भी नहीं था, दिखावा था, झूठा था, मनगढ़ंत थी, साजिश थी। उन्होंने कभी किसी को ऐसा नहीं किया।
बिल्कुल मानवता, भाईचारा, भलाई और उसके लिए कार्य आप किया। ये कहना चाहते हैं कि आपके मुवक्किल रहे इसलिए आप ये बात कह रहे हैं, या एक आम नागरिक की तरह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक आखिर चूक कैसे हो गई, एक बेकसूर आदमी सजायाफ्ता मुजरिम में कन्वर्ट हो गया? देखिए, वर्ल्ड गिनीज बुक तो मेरी नहीं है, वर्ल्ड गिनीज बुक ने उन्हें सम्मान दिया। वर्ल्ड गिनीज बुक ने रिकॉर्ड में है सबसे अधिक स्वच्छता का कार्य। हरिद्वार की सफाई हो, गंगा की सफाई हो, मोदी जी के 14 से पहले मोदी जी ने बहुत कार्य किए देश में सफाई स्वच्छता के, खुद झाड़ू लेके चलाया देश के प्रधानमंत्री ने। वो कार्य राम रहीम जी बहुत पहले से कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, एपी सिंह साहब, जब कोई आदमी मुजरिम बनता है तो प्रधानमंत्री साधु सन्यासी से नहीं देखा जाता नजर से, वो एक अपराधी की नजर से देखा जाता है। सजा उसको मुकर्रर करती अदालत, वकीलों की बहस, जांच एजेंसियों के सबूत। तो क्या ये सब झूठे थे राम रहीम के मामले में? सारे झूठे थे, मनगढ़ंत थे, साजिश थी, फैब्रिकेटेड चार्जशीट फाइल की गई, फैब्रिकेटेड गवाह बनाए गए, फैब्रिकेटेड गवाहियां दिलाई गई, केवल इसलिए कि डेरा का बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है और कुछ डेरे के उनके ही आस्तीन के सांप जो उनके साथ थे, जिन्हें उन्होंने बढ़ाया, जिन्होंने आगे काम किया, उन्होंने उसका फायदा उठा के इस तरह से उनके लिए कार्य गलत किया। एपी सिंह साहब, आपको हर चीज अंदर की पता है, डेरा की, सच्चा सौदा की और राम रहीम की। आप अपने मुवक्किल को, इतने हाई लेवल के मुवक्किल को, इतने पुण्यात्मा मुवक्किल को जो आप बता रहे हो, बचा क्यों नहीं पाए सजा से? नहीं, बचे तो हैं, सजा हुई, अपील पड़ी हुई है, वो मिल रहा है, उन्हें पैरोल मिल रही है। पैरोल मिलने का अर्थ है कि वो सही थे, सही हैं और आगे वो जितने टाइम पैरोल आए, 10 दिन आए, 15 आए, उन्हें पर्यावरण की चिंता है, प्रदूषण मुक्त कैसे हो, गाय की रक्षा कैसे हो, गंगा स्वच्छ कैसे हो, गीता कैसे समृद्ध बने, गाय, गंगा, गीता, गायत्री की बात करना, चलो मानवता के भाई करके उन्होंने कार्य एपी किया। सिंह साहब, ये तो बात बीच में चल गई क्योंकि आप विवादित मामले लेते हो, सब उल्टे टेढ़े आड़े तिरछे मामले लेते हो जिनमें कोई वकील देश का हाथ नहीं डालना चाहता है। कैसे आज के एपी सिंह 40, 45, 50 साल पहले क्या हुआ करते थे, कहाँ एजुकेशन थी? आपके पिताजी दिल्ली पुलिस में एडिशनल डीसीपी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमारे माता पिता हमें पहले, मैं क्या बचपन की, आपने कहा बचपन में मुझे जहाज उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। जहाज उड़ाने वाला भी कोई होता होगा तो अच्छा लगता था। फिर मेरे माता पिता ने मुझे मिलिट्री का दून कॉलेज है, दून स्कूल है देहरादून में, मिलिट्री का, वहां मुझे भर्ती करा दिया। किस सन की बात रही होगी? ये 98 में तो मैंने वकालत कर ली, शुरुआती बात थी 97 की, 90 ये थी 85, 85 की बात थी। तो वहाँ करा दिया मुझे। अब वहाँ उल्टी गिनती, सीधी गिनती, वहाँ के मैं सिलेबस में रम गया। पहले तो मुझे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगा, ये क्या है, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर मेरी माताजी को मेरे बिना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बुलवा लिया कि ये नहीं, दूर नहीं रखेंगे, हम अपने पास रख के पढ़ाएंगे, यही जो पढ़ेगा यही पढ़ेगा, बढ़ेगा। बस फिर बहुत छूट गया तो वो छूट के रह गया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी को लगा, पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरी वकालत की ऐसी इच्छा कोई नहीं रही कि मैं वकील बनूं। मेरी तो पायलट या आर्मी, वो मेरी इच्छा थी। मिलिट्री स्कूल मुझे वो लगता था कि ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि शायद देश को न्याय की, न्यायपालिका में शायद ज़रूरत है। उन्हें एहसास होता होगा कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, या वो देखते होंगे कैसे झूठा बंद कर दिया गया, इसे नहीं छूट पा रहा, इतने साल हो गए, बेल नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रही, या शिकायतकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा है सही लीगल एड। तो उन्हें लगा हुआ शायद तो वकालत के क्षेत्र में उन्होंने कहा, तो मैंने किया। लखनऊ से मैंने LLB किया और विभिन्न जहाँ जहाँ होते थे सब जगह से पढ़ाई की, पढ़ता रहा। फिर पिताजी की इच्छा थी तो मैं उस हिसाब से वकालत की शुरुआत, हमारा पहला कोट और गाउन वो याद रहता है व्यक्ति को। 97 की बात है। 97 में जब मैंने किया LLB, पास आउट, MA कर लिया था पॉलिटिकल साइंस से, तो स्वामी चिन्मयानंद जी थे उस समय 97 में, उनके साथ रहते थे। वहीं माला सिंह जी थी, विक्रम सिंह जी थे। C2829 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, विश्व धर्मायतन, दिल्ली, वहाँ मुझे पहुँचने का अवसर मिला। तो उनकी निकटता बढ़ी
और उस नज़दीकी का ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने एनरोलमेंट कराया, मुझे अपना बार काउंसिल अप्लाई, तो पहला कोट, पहला गाउन, पहला बैंड लोगों के वकील मानते हैं, लेकिन मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था। मेरा पहला बैंड स्वामी चंद्रा स्वामी जी महाराज ने बांधा, जो उस समय के तांत्रिक सम्राट थे। अच्छा, वहां क्या लगता था, विश्व धर्मायतन एक समय कभी ज्ञानी झैल सिंह आ रहे हैं, राष्ट्रपति देश के, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहे हैं, इस तरह के थे पूरे। मुझे तो लगता था उस समय कि चंद्रा स्वामी जी के यहाँ से सरकार चलती थी, इंदिरा गांधी की। हाँ, इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी जी की, और ये सब तांत्रिक तो इंदिरा गांधी के हाँ, थे, और पूरी दुनिया के लोग आते थे वहां, राजदूत, विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष। क्योंकि उस समय मेरी उम्र 97 में बहुत ज़्यादा इतनी नहीं समझ थी कि क्या चली आ रही ज़्यादा गाड़ियाँ, तो ज़्यादा गाड़ियों का अर्थ भी लगता था कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, विभिन्न देशों के लोग, राजदूत आ गए इधर उधर, तो लगता था, और उनसे वो बात करते थे। तो ये उनका भाटी फार्म था, ये लोगों को नहीं पता किसी को। भाटी माइंस में फार्म हाउस था, भाटी माइंस। हाँ, चंद्रा स्वामी जी वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी मुझे जाने का अवसर मिलता था। बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। आपने जिक्र चंद्रा स्वामी जी का किया, तो फिर उसी पे बात कर ली जाए। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट बोले जाते, इंटरनेशनल हथियार तस्कर, ड्रग तस्कर, खगोशी के बड़े नियरेस्ट डियरेस्ट थे, बड़ी बड़ी डीलों में आए उनके नाम। वो ये कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी इंदिरा गांधी की हुकूमत चलाते थे। अब डॉक्टर एपी सिंह साहब ना चंद्रा स्वामी हैं आज, ना इंदिरा गांधी हैं। आप ऐसे विटनेस मुझे नजर आ रहे हैं, अभी ऑन कैमरा हमारी आपकी बात नहीं पता था कि आप चंद्रा स्वामी कितने डियरेस्ट नियरेस्ट क्लोज हैं। क्या आपको लगता है, आप जरा सा कुछ वो चीजें बताओ ना, उनके संग रहे, उनके आसपास रहे। चंद्रा स्वामी जी कभी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर या ड्रग्स, इसका कोई मतलब नहीं रहा। उनका भक्ति का मामला था, भक्ति भाव थी, लोग उनको श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ आते थे। अब चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री रहे, आते थे। भोडसी का फार्म चंद्रा स्वामी जी को दिया, चंद्रशेखर जी ने दिया कि आप, ये हमारा फार्म है, आपका है, लीजिए। मतलब ना केवल मिसेस गांधी बल्कि चंद्रशेखर जी, ज्ञानी झैल सिंह जी और राजेश पायलट जी से, जो कि उस समय के गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे राजेश पायलट जी, उनसे थोड़ी सी उनकी तलखी हो गई थी किसी बात को लेकर। चंद्रा स्वामी जी किस बात को लेकर? वो वास किसी के लिए उनका काम था। चंद्रा स्वामी जी कभी अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया। उनकी नाम, इज्जत, शोहरत सब प्रभु की दया थी। तो उनको किसी के लिए सिफारिश की नहीं मानी, तो उसको लेके उनकी तलखी हुई। फिर उसका परिणाम था लखू भाई पाठक केस लगा, चीटिंग। उनका क्या मतलब था इन चीज़ों से, लेकिन वो गृह राज्य मंत्री से जब बिगड़ गई तो फिर केस, कोर्ट, सब कुछ हुआ। मुझे याद है चंद्रा स्वामी जी की बात, कोर्ट नंबर होती थी 28, 30, हमारी वकालत की शुरुआत थी, एनरोलमेंट हो गया था, जाने लगा था मैं। कोर्ट नंबर 28 थी। एएसजे होते थे प्रेम कुमार जी, बहुत ईमानदार, 30,000 स्टिक का पेन रखते थे, वो हल्का पीला, जैसे ये कलर है आपका, इस तरह का पेन आता था, इस कलर का स्टिक का, वो रखते थे। और बस उनका सामने फ्लैट था, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। तो उनके सामने पेशी हुई, तीसरी बेल थी, तीसरी बेल तो चंद्रा स्वामी की। तो एएसजे साहब, जज साहब ने कहा, उनका नाम था नेमी चंद जैन उर्फ चंद्रा स्वामी, पूरा नाम था नेमी चंद जैन, लेकिन वो कम लोग जानते थे, उनको कोर्ट में बोला जाता है तांत्रिक चंद्रा स्वामी। तो नेमी चंद जैन, आपकी ये बेल, मैंने तीसरी बेल थी, मैं डिसमिस कर दी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चंद्रा स्वामी जी अंगूठियां बहुत पहनते थे दोनों हाथों में, पूरी भरी रहती थी, मोटे मोटे नग। कई आपके नग नक्षत्र ग्रह काम नहीं आ रहे हैं, जज ने कहा डिसमिस करते हो कि आपकी डिसमिस बेल, ये आपके कोई काम नहीं आ रहे हैं। किसको कहा? चंद्रा स्वामी को। वो कस्टडी में खड़े थे, आए थे, बड़ा अच्छा भारी शरीर था, कटघरे में थे, हाँ, मतलब आए थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जज साहब, आपको लगा डिसमिस करना, आपने कर दी, वक्त है, मैं आदमी बुरा नहीं हूं, मेरा वक्त खराब है, मेरा समय खराब है। चंद्रा स्वामी जी ने कहा कि एक समय था, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, वही सूर्य था, थोड़ी देर के लिए छिपा था और वही था, ये समय है, मेरा कोई बात नहीं। तो चुप रह गए। उस समय उस कोर्ट में मौजूद मैं कोर्ट में मौजूद था, और शुरू में क्रेज भी था सुनने का, क्या जज साहब बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और उनकी बात, तो उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी नहीं थी, अखबार छपते थे, दूरदर्शन होता था, तो वहीं उसी के सामने लगे होते थे चैनल, थोड़े बहुत अखबार नोट करते थे, तो वो चीज़ें थीं।
और था उनका तिहाड़ जेल भी रहे, तिहाड़ जेल भी जाने का अवसर मिला। बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे। और उसकी भी बात बता रहा हूँ जो उस समय फिर रेड पड़ी उनके यहाँ, चंद्रास्वामी छापे पड़े थे। अब उन्हें तो पता भी नहीं कहाँ क्या धन का क्या रखा है। जो आज धन की बात करते हैं, कमरों की बात करते हैं, वो धन चंद्रास्वामी का ऐसे लोग पड़ा रहता था, इधर से उधर, उधर से उधर। तो वो रेड हुई, गाड़ियों में भर के गया, इधर गया उधर गया। वो उस समय की पहली, और इस देश का मैं समझता हूं वो पहले धार्मिक संत थे जिन पर इतनी बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के समय, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार के होते हुए आपसी टकराव की वजह से हुई, और जिसका परिणाम हुआ कि चंद्रास्वामी जी को जेल जाना पड़ा। लखूभाई पाठक प्रकरण, पहली बार सीबीआई जांच हुई, ईडी उस समय सब कहाँ होती थी उस समय, लेकिन उस समय सब आई। और विश्व धर्मायतन भी, आज धर्मेंद्र जी नहीं है, हेमा मालिनी जी हैं। C28 कुतुब विश्वविद्यालय धर्मेंद्र जी के नाम है आज भी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी के, और C29 हेमा मालिनी जी के नाम है। वो दो प्लॉट थे, C28 और 29, दोनों पास में थे। कुतुब विश्वविद्यालय जो महरौली में है उधर, उसके तो ये चंद्रास्वामी का उन्होंने गिफ्ट दे दिया था, उन्होंने गिफ्ट दे दिया था। C28 और C28 धर्मेंद्र हीरो जे थे इनका नाम का है, और C29 हेमा मालिनी के, और इन्होंने गिफ्ट कर दिया चंद्रास्वामी को। फिर उस पे बना दिया गया, उसी पे आश्रम बना था, और आज भी कागजों में इन्हीं के नाम है। हाँ, कागज उन्होंने, उनको तो कोई कागज से मतलब नहीं था, और हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी भी ऐसे नहीं रहेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं सब चंद्रास्वामी। आज तक किसी को नहीं पता, आज तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को संजीव चौहान जी के अलावा, स्टेट मिरर हिंदी के अलावा, मेरे दिमाग से, दिल से कोई नहीं निकलवा पाया। क्योंकि ये लोगों को, देश को जानना चाहिए कि एक पर्दे के पीछे की व्यक्तित्व क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी। चाहे चंद्रास्वामी जी रहे, चाहे राम रहीम जी रहे, चाहे संत रामपाल जी रहे, उनका भी ऐसे प्रकरण है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों ने किस तरह की चीजें चलाई कि देवी देवताओं के विरोधी हैं, वो उसके विरोधी हैं, वो सनातन धर्म के, जबकि कुछ नहीं। मैं बिल्कुल निकट से ऐसे व्यक्तित्व आपके मुवक्किल हैं इसलिए कह रहे हो। नहीं, व्यक्तित्व मुवक्किल रहना एक अलग बात। केस किया, छोड़ दिया, हो गया, काम हो गया। 8 केस उनके वजत बरी करा दिए, काम हो गया। हिसार जाके जाते थे, ट्रायल किया, लेकिन उनमें गंभीरता थी। गंभीरता वो किसी ने नहीं जानी। क्या 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया, पहली बार इस देश में, पहली बार किसी संत के फॉलोअर 950 लोगों पे देशद्रोह लगा। डॉक्टर साहब, सतलोक आश्रम में जब सिर फुटबॉल हुई, ईंट पत्थर बम गोले चले हैं, तो वहां मेरे भी लट्ठ पड़े हैं। हाँ, आपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट किया होगा। उन खेतों में हम भी सतलोक आश्रम में भाग रहे थे, सिर पे पांव रख के, और आप कह रहे हो वो भाग तो पुलिस की वजह से रहे थे ना, हरियाणा पुलिस की वजह से रहे थे ना, उनकी वजह से तो नहीं भाग रहे थे, किसी की वजह से। पुलिस भी भाग रही थी। और आप कह रहे हैं वो सन्यासी बड़े साधु हैं, बड़े दिल के अच्छे हैं, बड़े दिल के अच्छे। 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया। जो नेपाल के नागरिक थे उन पे भी देशद्रोह लगा दिया गया। 12 नाबालिग बच्चों पे देशद्रोह का केस लगा दिया गया। 950 लोगों को ट्रायल। पता है, इस दुनिया में, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि संत रामपाल जी महाराज का ट्रायल हिसार सेंट्रल जेल के अंदर चला। वहीं जज साहब जाते थे, वहीं मैं जाता था, वहीं सरकार के वकील जाते थे, वहीं एसपी हिसार आते थे, वहीं गवाही होती थी, वहीं चार्जशीट होती थी। सुबह नाश्ता वहां जाके, मैं दिल्ली से 4 बजे अलार्म भरता था, 5 बजे निकलता था। तब हाईवे नहीं बना था, तब मैं रोहतक के अंदर से निकल के जाता था। 10 बजे, 9:30, 10 बजे पहुंच जाता था। वहां जेल में अंदर चाय नाश्ता कराते थे, जज साहब आते थे, ट्रायल शुरू होता था, 1:30 बजे तक ट्रायल चलता था, फिर आधा पौना घंटे का लंच होता था, वहीं जेल का खाना खाते थे और शाम की चाय पी के आते। पूरा ट्रायल वहां अंदर चला। और उसकी एक गंभीर बात क्या थी वो किसी को नहीं पता, मैं वो बता रहा हूं आज आपको। ट्रायल अंदर चल रहा था, सरकार के वकील कह रहे थे हरियाणा में इन्होंने ये किया, जो आपने कहा, जैसे लट चले, आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने भोगा है। तो वही खट्टर साहब की नई नई सरकार बनी थी, हरियाणा में ऐसा हो गया, हरियाणा में वैसा हो। मैंने कहा अगर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से हरियाणा में ऐसा हुआ, तो आप ये सारे केस खत्म करिए, और मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि संत रामपाल दास जी हरियाणा में आज अगर रिलीज हो जाएंगे तो आज के बाद एंट्री नहीं करेंगे हरियाणा की सीमा में। कितनी बड़ी बात, अपना आश्रम सतलोक छोड़ना, करौंथा आश्रम छोड़ना, सब कुछ छोड़ के चले आना। अच्छा, जज साहब सुन के दंग रह गए। उधर से अटॉर्नी थे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एसपी भी। तो जज साहब ने रामपाल जी से पूछा,
हाँ जी, बताइए, आपके वकील साहब ये कह रहे हैं। इतनी गंभीर बात परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज ने कही, ऐसे करके हाथ करके, नाड़ कटवा दूंगा जज साहब, नाड़ कटवा दूंगा। एपी सिंह साहब की बात झुक्कड़ ना दूं, हरियाणी में बोले झुक्कड़ ना दूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, कोर्ट एकदम साइलेंट हो गई, शांत हो गए। इतनी बड़ी बात एक संत केवल इसलिए कह रहा है कि उसका वकील ने कह दिया नहीं आएंगे। और मैंने इस आधार पर कहा, संत के लिए क्या हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, क्या हिमाचल, संत तो जहां बैठ जाएगा वहीं उसकी परम सत्ता भक्ति की चलती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने अपने सतलोक आश्रम के संत रामपाल की अपना पक्ष बताया, आप उनके पैरोकार वकील थे, आप उन्हें बचाने में जुटे थे सजा से जी। लेकिन हम लोग जब पत्रकार कुटे थे सतलोक आश्रम में, दबा के बहुत पुलिस ने भी मारे, पथराव भी हुआ, हम सब उन्होंने सब, पुलिस ने एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले चले, जिसकी वजह से मौत हुई, जिसकी वजह से दम घटने से हुई। हमारे लोग मारे गए, हमारे फॉलोअर्स थे, हमारे अनुयायी थे, सतलोक आश्रम के दीक्षित लोग थे अनुयायी, उनकी मौत हुई, हमारे फॉलोअर्स की मौत हुई, हमारी संगत के लोगों की मौत हुई। और हम ही पे मर्डर का मुकदमा चला, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा मुकदमा था कि हम भारत के लोग और भारत में ही रह रहे हैं, संविधान को मानते, कानून को मानते, हरियाणा को मानते, संगत को मानते और सारे धार्मिक कार्य करते। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, कोई नहीं न्यारा। जीव को जाति जिसने माना हो, और वो संत आज की डेट में, अभी पीछे हरियाणा में क्या हुआ, बाढ़ आई, इतनी तबाही हुई, और परम पूज्य संत रामपाल दास जी के अनुयायियों ने उनके आदेश पर पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, पूरे राजस्थान में पंप की लाइन लगा दी, पानी निकालने की लाइन, गांवों को बचा दिया, जिंदगी दे दिया। अन्नपूर्णा योजना के तहत उन्होंने सारे कार्य किए। डॉक्टर साहब, ये तो आप बता रहे हो अपने, मैं नहीं बता रहा। इस देश के करोड़ों लोग जो संत रामपाल दास जी महाराज को भगवान मानते हैं, वो बता रहे हैं। डॉक्टर एपी सिंह को भी करोड़ों लोग देश के ये कहते हैं कि बहुत खुराफाती, बहुत तिकड़मी वकील है, पहले रास्ते निकाल लेता है, उसके बाद घुसता है केस लेने को सुप्रीम कोर्ट में अपने मुवक्किल का, चाहे वो फांसी के फंदे पे हो। निर्भया वाला केस, इतना मुजरिमों को उलझ गया था, फंदे पे चढ़ना था, चढ़े। और मैंने शबनम सलीम के केस में, ये तो एक के बदले 5 की फांसी की बात की गई, एक के बदले 5 फांसी की बात की गई। शबनम सलीम का केस इसी अमरोहा के पास था, 7 लोगों की हत्या की गई, शबनम और सलीम पर आरोप था, और हमने वो की लड़ाई लड़ी, और लड़ी नहीं जीती। और पूरा सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान के अखबार, BBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सिंगापुर टाइम्स कहा सनातन धर्म का वकील शबनम सलीम को फांसी से बचा सकता है, तो भारत में कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आप तो चंद्रा स्वामी से कई गुना बड़े, मतलब तंत्र विद्या के, लीगल के, भारत में मतलब क्या हो आप, क्या भला हो, लोग जानना चाहते हैं। नहीं, स्वामी जी चाहे संत रामपाल जी रहे हों, डेरा सच्चा सौदा रहा हो, और चाहिए बड़ी परम शक्तियां, चाहे चिन्मयानंद स्वामी, हाँ, स्वामी चिन्मयानंद गृह मंत्री थे, देश के गृह मंत्री रहे, जिनके स्टूडेंट के साथ सीडी बाहर आई, आप उन्हें भी निकाल लाए। सीडी नहीं, वो सीडी तो क्या, अब कोई बुजुर्ग व्यक्ति कह दे मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, और उसका कोई शिष्य आके कहे ये तेल है, इसकी मैं मालिश कर दूं आपके, तो सही हो जाएगा दर्द, तो कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा। हमारी माताजी के घुटनों में दर्द होता है, बहुएं बैठ जाती हैं, हमारी लेडीज क्लाइंट पहुंच जाती हैं, माताजी का दर्द सही कर दें तो माताजी के लिए मालिश कर देती हैं। माताओं की मालिश करें तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गृह मंत्री पूर्व भारत के बुजुर्ग हैं और उनकी मसाज लड़की करे। संत के लिए लड़की नहीं है, परम संत के लिए लड़का लड़की नहीं है, उसके लिए उसका शिष्य है, शिष्या है, पुत्र है, पुत्री है, बच्चे हैं, वो भावना से लाइए। इस गृहस्थ जीवन में तो पुत्र पुत्री होते हैं, उनकी जो अब कोई चश्मा लगा के यहाँ चश्मे में कैमरा लगा के वीडियो बनाए और वीडियो को बेचने के लिए पैसे मांगे, एक्सटोर्शन करे, ब्लैकमेलिंग करे, तो मैंने वो लड़ाई लड़ी स्वामी चिन्मयानंद जी की, और लड़ाई लड़ी नहीं वो लड़कियां जिन्होंने ब्लैकमेल किया था, एक्सटोर्शन किया था, पूरा गैंग चला रहे थे शाहजहांपुर में, जो शहीदों की धरती रही शाहजहांपुर, हमारी भी रियासत रही, हमारी वहां रियासत रही, सूथा मतपुरी वो स्टेट थी हमारी, तो वहां उस जगह उनके साथ ऐसा किया गया, राजनीतिक कारणों से किया गया कि स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज
3 बार के सांसद थे, गृह मंत्री थे देश के। वो मुमुक्ष आश्रम को, जो विद्यालय था, उसको यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे। खुद उनके गवर्नर बनने की फाइल चल पड़ी थी। वहां के कुछ राजनेताओं को पसंद नहीं आया, मोदी जी स्वामी चिन्मयानंद जी के यहां क्यों डायरेक्ट जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी मुमुक्ष आश्रम में सीधे क्यों जाती है, इसलिए लोगों को परेशानी थी। इसलिए लोगों को उसकी साजिश ऐसी रचना की। और जिस जेल में रखा गया था, ये किसी को नहीं पता, शाहजहांपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में, जिधर स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज थे, उधर उनके अपोजिट शिकायतकर्ता, वो लड़कियां, वो गैंग था जिन्होंने उनसे पैसे उगाही करने के लिए किया। और ये मामला यहां भी लाए थे, यहां सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर के लिए लाए कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दो। तो मैं पेश हुआ, मैंने कहा अगर सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस तो सब बेकार है। तो वो चीज भी उन्हें साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसाया गया और वो गवर्नर न बन पाए, नहीं बन पाए। मुमुक्ष यूनिवर्सिटी बनती, शाहजहांपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा पहुंचता, लेकिन शाहजहांपुर के लिए उन्होंने किया कार्य करना है। और उनके कार्य के साथ उस समय के तत्कालीन नेता विरोधी रहे सत्यपाल सिंह यादव, वो समझते थे, ही वाज एलएलएम, वो जानते थे कि शिक्षा से विकास होता है देश का, राष्ट्र का, बच्चों का। वो चाहते थे कि ऐसा हो। जितिन प्रसाद जी उस समय कांग्रेस में थे, उन्होंने न्याय यात्रा निकालने का काम किया। न्याय यात्रा निकालेंगे उसके लिए, न्याय के लिए। कहां रही न्याय यात्रा, बाइज्जत बरी हुए स्वामी चिन्मयानंद जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताओ, आप जब कोई कांड होता है देश में, जिसको आम भाषा में आमजन कुकर्म कहता, हत्या कहता है, गैंगरेप कहता है, रेप कहता है, आप तलाशते रहते हो, आप सूंघते रहते हो कि कोई केस इतना विवादित हो जाए, इतना उलझ जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और डॉक्टर एपी सिंह फटाक से टेक ओवर करें। नहीं, स्वामी चिन्मयानंद जी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे संबंध थे। बचपन से मैंने देखा है, उन्हें बहुत मानता था। निर्भय चंद सेठ जापान बाबू होते थे, कोई नहीं जानता। जो काशीनाथ ज्वेलर्स आपने सुना होगा, बरेली, आगरा, शाहजहांपुर, लखनऊ, बहुत बड़े, वो उनके पिताजी के हमारे बहुत अच्छे साथी थे। निर्भय चंद सेठ, टिकट मिलता था उन्हें भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव नहीं जीत पाए, वो एक अलग बात, उनकी राजनीतिक किस्मत नहीं थी। लेकिन उस समय राममूर्ति वर्मा प्रकरण हुआ। राममूर्ति वर्मा शाहजहांपुर में प्रकरण, समाजवादी पार्टी के बाहुबली सांसद, केंद्र में मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, तब हुआ प्रकरण उनका। वो मैंने लड़ा सुप्रीम कोर्ट से, सीबीआई जांच रुकवाई और उन्हें बाइज्जत बरी कराया। शाहजहांपुर के सत्यपाल सिंह यादव की मशहूरी हमने बचपन में देखी। मैं पिताजी के साथ शाहजहांपुर गया, वो घटना थी, किसी को नहीं पता, वो मैं बता रहा हूँ। शाहजहांपुर जब मैं जाता था, हमारा गृह जनपद, तो पिताजी के साथ गए तो सत्यपाल सिंह यादव उस समय नेता अपोजिशन थे, और डीएम साहब के यहाँ पहुंचे। डीएम साहब कुछ लिख रहे थे और उन्होंने देखा, नजरअंदाज जैसा किया। सत्यपाल सिंह पहुंचे, वो खड़े नहीं हुए। सत्यपाल सिंह ने कहा, मिस्टर डीएम, इट इज नॉट डिफॉर्मेशन of Satyapal Singh Yadav, it is a defamation of member of legislative assembly, opposition leader of opposition की बेइज्जती है। डीएम खड़ा हो गया, कांपने लगा, और पीछे भीड़ थी, लोग थे, चिक पड़ती थी, पहले बांस की चिक पड़ती थी गर्मियों में, जिन पर पानी डाल दिया जाता था खसखस की, तो वो उठी खड़ी थी और भीड़ थी अंदर। तो ये भाव मैंने देखा कि कैसे कैसे राजनेता होते थे। सत्यपाल सिंह यादव ने शाहजहांपुर में ऐसी राजनीति के मुकाम बनाए। उनके बेटा हैं राजेश यादव जी, चुनाव होते हैं, हमारा भतीजा है प्रिंस, वर्तमान में विधायक है कटरा विधानसभा से। वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना का बेटा मुन्ना, वीरेंद्र प्रताप सिंह मुन्ना जी 4 बार विधायक रहे, वर्तमान में 2 बार से प्रिंस है, वीर विक्रम सिंह प्रिंस विधायक है। उन्हीं से राजेश यादव। वो राजनीति की अलग बात है, राजनीति सत्ता आती है जाती, चुनाव होते हैं, हार जीत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मैं उस राजनीतिक छवि की बात बता रहा हूं। और उस सत्यपाल सिंह यादव की राजनीतिक छवि को उनके बेटे राजेश यादव ने भी पूरी तरह बखूबी निभाने का काम किया, चला रहे हैं उसको। डॉक्टर साहब, बड़े महान वकील हो आप, नहीं, किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ। मेरे सामने आप एक डॉक्टर एपी सिंह हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिफेंस के जाने माने लॉयर हैं, लेकिन जिसकी सोच जैसी, आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते। एक चीज आपसे पूछेंगे, सारे हाई प्रोफाइल डिस्प्यूटेड हम जिनको कहते हैं आम भाषा में, वो आपकी भाषा, मेरे लिए तो केस है, आपके लिए केस है, मेरे लिए तो उसे न्याय दिलाना है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मंत्री है, संतरी है। आपको सबकी नब्ज पता है, क्रिमिनल की पता है, पुलिस की पता है, जज की पता है, कोर्ट की पता है, वकीलों की पता है। डॉक्टर साहब, एक बात आज क्लियर कर दो, आप ही कर सकते हो। चाहे तो कुलदीप सिंह सेंगर हो जी, चाहे चिन्मयानंद जी हो, चाहे राम रहीम जी हो,
चाहे ब्रजभूषण उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में किसी विशेष पार्टी के लोग हों, क्या वाकई में नेता लंगोट के कच्चे होते हैं और फंस जाते हैं? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। नेता लंगोट के कच्चे होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये लटकते क्यों हैं सब ऐसी ये केसों में? लटकाए जाते हैं। इस राजनीति में कब माननीय से मुलजिम बन जाए, ये आपका कोट किया हुआ है। मैंने आपकी डिबेट देखी थी। कब नेता माननीय से मुलजिम बन जाए और कब मुलजिम से नेता जेल का मंत्री बन जाए। राजा भैया के केस में मैंने देखा, राजा भैया पर एक डिप्टी एसपी के झूठे आरोप लगा दिए गए, सीबीआई जांच हुई, हम लोगों ने बोला इस सड़क पे भी लड़ी, कोर्ट में भी लड़ी। मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि वो राजा भैया ऐसे व्यक्तित्व थे कि हमने जंतर मंतर पर उनके लिए प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, और वो आंदोलन किया ही नहीं, जीता। और उसके बाद राजा भैया को जब मंत्रालय देने की बात आई तो राजा भैया ने कहा मैं तो भाई जेल मंत्री बनूंगा, जेल रखा गया। मैंने वो दृश्य राजा भैया के मुंह से सुना है। मायावती जी की सरकार थी, राजा भैया को जेल भेज दिया गया। राजा भैया की माता जी को मायावती ने थोड़ी दूर बुलाया, गाड़ी रोड पर खड़ी थी, गाड़ी रोड पर मायावती जी की खड़ी थी। वहां से राजा भैया की मां को बुलाया गया कि मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी बुला रही हैं, और कह दिया गया चप्पलें उतार के आइए। वहां नंगे पैर, तपती धूप, तपती सड़क, जून की जलती हुई सड़क में वो छत्राणी, वो महिला जिसने राजा भैया को जन्म दिया, वो चल के आई और उसने कहा बताओ क्या है। तो उसने कहा क्या चाहती हो। मायावती जी ने कहा, उनकी मां बोली कुछ नहीं चाहती हूं, केवल आपने बुलाया इसलिए, आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, आपसे कुछ कहने नहीं आई हूं, आपसे कुछ फरियाद करने नहीं आई हूं। जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। और उसका परिणाम हुआ, बाइज्जत बरी हुए राजा भैया और जेल मंत्री बने। सब कुछ चीजें हैं। हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी है। आपने लंगोट की बात कही, ब्रजभूषण सिंह का केस मैंने लड़ा। लंगोट का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा केस रहा शायद। कई पहलवान बोली हमें छेड़ दिया, कई पहलवान बोली। सोचिए आप, जनवरी 2023, यही जनवरी जो आज जनवरी है, यही जनवरी 2023 से जुलाई तक वो लड़ाई लड़ी गई। जंतर मंतर पर गद्दे आ गए, रजाई आ गई, मंच आ गया, माला आ गई, माइक आ गया, सब कुछ आ गया। देश से लोग पहुंच गए। कहते हुए मुझे दुख हो रहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, संजय जैन जी, सती जैन साहब, हाँ। सब सत्येंद्र जैन जी, सब पहुंच गए। प्रियंका जी पहुंच गई बचाने के लिए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे। आपने कहा ना नेता लंगोट के कच्चे, लंगोट के कच्चे नहीं होते हैं, चुनाव की बलि चढ़ते हैं, राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। हरियाणा में चुनाव थे, सीधे WFI के अध्यक्ष, कहां हुआ, विदेश में रेप हुआ, यौन शोषण कहां हुआ, इंडिया से बाहर, वहां हुआ, वहां हुआ, वहां हुआ, वहां लिस्ट दे दी। हमें पता चला, हमें भी देखा। उसी जंतर मंतर पर वहीं जाकर आपके जैसे सभी मीडिया वालों को मैंने वहां बोला और कहा, और उन्होंने माना इस बात को कि आप तो पहलवान थी, आप तो उठा उठा के फेंक सकती थी। आप कितने एजेड व्यक्ति को आपके साथ कोई छेड़खानी करता रहे, आपने उसी समय उन्हें ब्रजभूषण को उठा के फाड़ के, नोच के, आंखें तोड़ के, मुंह तोड़ के फेंक क्यों नहीं दिया। आप तो पहलवान थी, आप अपना यौन शोषण करवाती रही, आप अपने साथ ऐसा कराती रही। बैड टच और गुड टच एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि बैड टच किया है या गुड टच किया है या हो गया है ये टच। पर कैसे ये बात हो सकती थी। लेकिन आरोप लगे, यौन शोषण, दरिंदा बना देते हैं इस देश में पुरुष को। इतना बड़ा 6 बार का सांसद, जिसकी धर्म पत्नी सांसद रही, बेटा वर्तमान में समय विधायक, अब तो दूसरा बेटा भी सांसद है, 55 कॉलेज, कितने होटल, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दुनिया में कोई पूछता नहीं था हमारे देश के पहलवानों को। दारा सिंह के अलावा एक दारा सिंह सुनते थे। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती महासंघ के द्वारा सैकड़ों दारा सिंह पैदा कर दिए देश में। अपनी संपत्ति से अपने विदेश से कोच बुलाए, विदेशी कोच बुलाए। चांदनी चौक सदर बाजार से ड्राई फ्रूट की टाटा 460 लोड होके जाती थी गोंडा उन क्षेत्रों में, और वहां जाके कुश्ती फेडरेशन और अयोध्या में करवाते थे, और पूरे देश में वर्ल्ड
इतने मेडल लाए और उसके लिए हथियार बना के यूज किया गया लड़कियों को, और उनके झूठे सर्टिफिकेट बनाकर, मुझे कहते हुए शर्म हो रही है, इस देश में झूठे सर्टिफिकेट बना के उम्र के मेडल लेने के लिए और जुवेनाइल में पॉक्सो लगाने के लिए उन झूठे सर्टिफिकेट का प्रयोग किया गया। वो लड़ाई मैंने लड़ी और आप लोगों की हिम्मत पर, देश की न्यायपालिका के बल पर, और लड़ी नहीं, जीती। और गोमती मनोचा जी जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एसजे पटियाला हाउस कोर्ट ने, उन्होंने उस केस में पॉक्सो वाले में क्लीन चिट लगाकर क्लोजर रिपोर्ट लगाई कि इस केस खत्म होता है, कुछ नहीं इस केस में, सब झूठ था। और बाद में उन्होंने भी वापस लिया। अगर वो वापस नहीं लेते, खिलाड़ी जेल जाते, महिला खिलाड़ी जेल जाती, क्योंकि इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पुरुष के लिए न पुरुष आयोग है, न पुरुष हेल्पलाइन है, न पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट है, न पुरुष मंत्रालय है, न पुरुष हेल्पलाइन है, न पुरुष हेल्प डेस्क है। पुरुष के लिए कुछ भी नहीं। पुरुष की आइडेंटिटी खुले आम, आप लोग माफ कीजिएगा, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपने चैनल पर दरिंदा बना के उसे दिखाते हैं, दरिंदा, और उसको पेश करते हैं पीड़िता, बेचारी। हर नारी बेचारी नहीं है और हर पुरुष व्यभिचारी नहीं है, यह आपको ध्यान करना पड़ेगा। और खुशी की बात है, इस 6 दिसंबर को हमारी लड़ाई लड़ी, हमने पुरुष आयोग की लड़ाई लड़ी, और 6 दिसंबर को हमारे देश की संसद में हमारे देश के माननीय सांसदों के द्वारा प्राइवेट बिल लाया गया, और उसमें पुरुष कमीशन, पुरुष आयोग बनाने के लिए प्राइवेट बिल रखा गया, और उस पर आगे चर्चा होगी। और उसमें झूठे केस करने वाली महिलाएं जेल जाती हुई कुछ दिनों के बाद आपको दिखेंगी। एपी सिंह साहब, ब्रजभूषण शरण सिंह तो अपने आप में मास्टरमाइंड हैं, मजा हुआ नेता है। वो इन महिला पहलवानों के षड्यंत्र में अभिमन्यु कैसे बन गया? अभिमन्यु नहीं बने, हरियाणा में चुनाव थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कुछ लोग हरियाणा के अपनी समझते थे। हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं, क्यों मुझे पता है, मैंने किसान आंदोलन लड़ा था, किसान आंदोलन, किसान बिल, जो 3 बिल आए थे, उन बिलों के लिए लड़ाई लड़ी थी। पूरी दिल्ली, रोहतक, पानीपत, उत्तर प्रदेश, इधर सब कुछ जाम था, पलवल, गाजियाबाद तक। तो मैंने वो लड़ाई लड़ी और पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 3 दिन लगातार बहस करने के बाद स्टे दिलाया। वो गदगद थे, बहुत खुश थे कि हमारा कोई एक ऐसा वकील है सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर एपी सिंह, जिसने किसानों के बिल, जो शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं, वो लागू करने जा रहे थे। उस समय वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा हम तो लागू कर देंगे किसान बिल, भारत सरकार ने पास कर दिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। हमने कहा जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। तो हमारी ऐसी भावना थी, ये बचपन में मैंने लिखा था। अच्छा चलो डॉक्टर साहब, निर्भया वाला क्या मामला है? आज आपको खूब लोग कोसते हैं कि आपने निर्भया हत्याकांड, बलात्कार कांड में मुजरिमों को फांसी के फंदे से निकालने के लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं छोड़ी जिसने अपना इतिहास ना बना दिया हो। वकील का मतलब क्या होता है? वकील का मतलब होता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना, पूरी शिद्दत से मेहनत करना। आपने तो अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत में सब शामिल कर ली, सुप्रीम कोर्ट भी जगा ली, रात भर हाई कोर्ट भी जगा ली, मुझसे लोग कहते, गवर्नर हाउस भी खुलवा लिया। लोग कहते थे कि अब राष्ट्रपति ने डिसमिस कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, हमारा देश का संविधान, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के जननायक, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्हें हमारे देश के एक महाराजा ने शिक्षा के लिए विदेशों में भेजा था, वो ऐसे नहीं भेजा था। अगर हमारे देश के गुजरात के महाराजा ने भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजा था, तो उन महाराजा ने उसमें देखी थी, उस युवक में, कि इसमें कुछ बात है, और उसका परिणाम हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के कानून मंत्री बने। क्या उस समय आरक्षण था चौहान साहब? जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने, आरक्षण तो नहीं था, योग्यता से बने। डॉक्टर निर्भया पे आओ, वो उसी पे आ रहा हूं। तो लोग कहते थे कि संविधान क्या कहता है कि अब राष्ट्रपति के बाद नहीं। मैंने कहा नहीं, हमारा संविधान कहता है राष्ट्रपति के डिसमिस करने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे, गवर्नर क्या जा सकते हैं? हम सब जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम दिल्ली हाई कोर्ट भी गए। और इसी का परिणाम हुआ जो शबनम सलीम केस हमने बचाया, उसकी याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति से डिसमिस थी, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस थी, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर महोदया से मंजूर कराई और उसकी फांसी की सजा पर रोक लगी। हाँ, तो यही साबित करता है ना, केस कितना ही टेढ़ा उलझा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट में एपी सिंह अगर मिल गए मुजरिम या मुलजिम को, तो मामला
देखिए फंदिश चढ़ने से बच जाओ। अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए, हम भगवान नहीं हैं। डॉक्टर साहब आप इसके चक्कर में पूरे, मैं कहूँ लोग आपको पानी पी पी के कोसते हैं। ये मुजरिमों के केस हमने दिखाया, हमने ये बताया कि राष्ट्रपति भवन जिसे कहते हैं महामहिम है, लेकिन वो भी भगवान नहीं है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने निर्भया केस में पिक एंड चूज किया। 150 उससे आगे की लाइन में फांसी के थे केस, लेकिन उन 150 केसों को छोड़कर निर्भया वाला पिक एंड चूज किया। यह बताता है कि मीडिया ट्रायल कैसे केस को प्रभावित करता है, कैसे केस के परिणाम को प्रभावित करता है, फैसलों को प्रभावित करता है। और इसी पर मेरे जीवन में आर्टिकल 370 फिल्म बनी, उसमें साफ बताया। वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे यहां रहे, साथ रहे, देखते रहे कि कैसे क्या क्या होता है। और उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मीडिया ट्रायल केस को प्रभावित करता है। मीडिया ट्रायल में केस की नेचुरलिटी खत्म हो जाती है, नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है, एसेस्टिव जस्टिस बहरहाल खत्म हो जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस छोड़ के चला जाता है। डॉक्टर साहब रात भर सुप्रीम कोर्ट खुली रही देश की, रात भर देश का राष्ट्रपति और भारत का खुला रहा, दिल्ली हाईकोर्ट खुली रही, हाईकोर्ट खुली रही, गवर्नर हाउस खुला रहा, कार्यालय दिल्ली का खुला, NHRC खुली रही, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुला रहा। इतने रात भर जगते रहे। और शायद वो थी 20 मार्च 2020। कोरोना उस समय शुरू हो गया था और इस फांसी की वजह से कोरोना लॉकडाउन लागू नहीं हो रहा था। मैंने उस समय भी कहा था, जब ये फांसी के फंदे बना रहे थे, मैंने कहा आप यहाँ फांसी के फंदे बना रहे हो, आपके पास मास्क के लिए कम पड़ जाएगी। और उसका परिणाम हुआ, पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया। मैंने कहा आप जो इनके लिए गड्ढे 4 खोद रहे हो, आपको गड्ढे कम पड़ जाएंगे, लाशें भर जाएंगी। और कोरोना काल में आपने देखा, क्रेन से गड्ढे खोदे गए और लाशें भर दी गई, वहां शमशान घाट के आगे लाइनें लगी रही। ये मतलब देश के दबंग वकील सुप्रीम कोर्ट के AP सिंह अगर श्राप दे दे तो भी समझ लो मामला आदमी काला पड़ जाएगा, अगर मरेगा नहीं तो। नहीं, श्राप तो नहीं, लेकिन वो सच्चाई थी। ये तो सच्चाई आप निकाल लीजिए, मुझे तो नहीं पता। 20 मार्च 2020 की, आप सबको तो वरिष्ठ पत्रकार आप थे, आपने भी देखा, हमने बोला। और उसके बाद आपने देखा 21, 22, 23, 24, 25 मार्च को मोदी जी ने कितनी बार लॉकडाउन बढ़ाया। लाशों के ढेर लगे, शमशान घाट के आगे लगे, लोग अपने माता और पिता की लाशों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, क्रेन से डाले जा रहे थे। AP सिंह के श्राप की वजह से। श्राप नहीं था, लेकिन निर्दोष लोगों को जब किया गया हत्या। विनय शर्मा तो ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या हुई विनय शर्मा की, ब्राह्मण था लड़का। पवन कुमार गुप्ता बनिया था, अक्षय कुमार सिंह ठाकुर राजपूत था, मुकेश दलित समाज से था, केवल राज मोहम्मद बचा था जो जुवेनाइल था उस समय। वो राज मोहम्मद था, वो बच गया, जुवेनाइल है, बचा है, जुवेनाइल है। इतनी कोशिशों के बाद भी डॉक्टर साहब 4 के चारों फांसी चढ़ गए आपके मुवक्किल मुजरिम। नहीं, वो राजनीतिक साजिश थी, राजनीतिक। निर्भया कांड पॉलिटिकल मर्डर था। दैट इज निर्भया की भी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, अस्पताल से नहीं थी। उसको ले जाके यहां से, हाँ मैं किसी को नहीं पता, डॉक्यूमेंट सहित बता दूंगा, कोई देखना सुनना नहीं चाहता। निर्भया जब यहां ठीक थी तो उसे सिंगापुर ले जाया गया कि ले जाके वहां से डेड बॉडी ले आए। अगर डेड बॉडी नहीं लाएंगे तो 376 में कोई माई का लाल फांसी नहीं दे सकता था किसी को। और आपको याद है, निर्भया जिंदा थी तभी फांसी की मांग उठ रही थी, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। याद है ना? जिंदा को कैसे 376 में कैसे फांसी दे दोगे? नहीं था ना उस समय कानून। अब तो पॉक्सो आया, बहुत कुछ आया। 376 में फांसी नहीं दे सकते थे और फांसी के फंदे जंतर मंतर पे घूम रहे थे कुछ संगठन डेंट पेंट होके। ये बात देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के बेटी ने भी कही कि डेंट पेंट होके लोग यहां आते हैं और मीडिया व्हाइट कराते हैं। और जब फांसी की मांग तेजी से उठ गई तो निर्भया को पॉलिटिकली रूप से मारा गया और वहां सिंगापुर में मार के लाके डेड बॉडी लाके यहां कर दिया गया। दैट इज द साहब AP सिंह साहब स्टेट में हिंदी के खास कार्यक्रम अनफिल्टर अड्डा पॉडकास्ट में संजीव चौहान से आप ओपन कैमरा, ऑन कैमरा बयान कर रहे हैं कि निर्भया की मौत पॉलिटिकल मर्डर था। हमने किताब लिखी इस पे। आप सवाल यह है कि कानूनी तौर पे कल को अगर इस मामले में विपक्ष खड़ा हो जाता है पीड़ित का, तो आप कैसे निपटोगे? फाइल, डॉक्यूमेंट, सारे कागज, चार्जशीट, इन्वेस्टिगेशन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले जाई गई, वहां ले जाई, यहीं से ले जाके और उसे लाया गया। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है। हमने तो किताब लिखी, निर्भया पॉलिटिकल मर्डर। हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे, ट्विटर पे डॉक्टर AP सिंह लायर पे उस समय से सब कुछ पढ़ा है, सबको पता है, सबको पता है, सब देखा है सबने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चलो बहुत सारे केस हो गए, ये बताओ
कि आपके बारे में ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब को जहाँ माल मोटा मिलता है वो वही टेढ़ा केस लेते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में तो आपको काफ़ी मोटा माल मिल सकता, पार्टी भी तगड़ी है वो। देखिए, मेरे जीवन में मैंने समझा पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि जीवन में व्यक्ति का चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए उस चरित्र की, उस ख्याति की, उस नाम की, उस इज्जत की, उस शोहरत की, उस माता पिता के सम्मान की इज्जत रखना चाहिए। पैसा धन कुछ नहीं होता है। धन रोटी कपड़ा मकान तो हमारी रियासत विरासत से ही आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ है। और जहां माता पिता का आशीर्वाद हो उससे बड़ा कोई क्या धन देगा, कोई क्या दौलत देगा। जो माता पिता जो लोग देने की सोचते हैं उतने तो माता पिता हमारे ऊपर से उतार कर कि नजर न लग जाए न्यौछावर कर देते थे। उनको क्या कहोगे जो हमारे आपके इंटरव्यू चलते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें आके नीचे लिख जाते हैं एपी सिंह बिकाऊ है, एपी सिंह मुजरिमों के संग रहता है। ऐसा बिकाऊ वाला शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, वो मुजरिमों के साथ कह सकते हैं। लेकिन ये माथे पर जब मैं जन्म लिया मैंने, तभी माता पिता ने लिख दिया था नॉट फॉर सेल, यहाँ लिखा हुआ है और पढ़ लेता है। किसान आंदोलन में बिक सकता था, राम रहीम में बिक सकता था, रामपाल जी के में हरियाणा सरकार में बिक सकता था, कंप्यूटर बाबा के केस में मध्य प्रदेश सरकार जहां शिवराज सिंह खुद लगे हुए थे मैं बिक सकता था। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, राम मूर्ति सिंह वर्मा, गायत्री मिशन संस्थान परिवार, इतना बड़ा श्री राम शर्मा जी का आचार्य उत्तराखंड। मैं उस समय क्षण को याद करता हूं, मैं कल भी नैनीताल हाईकोर्ट था, मैंने वो दृश्य देखा है वहां जब कोरोना काल चल रहा था। मैं पहुंचा था, मुझे कोरोना हुआ था, इंट्रावेनस इंजेक्शन लग रहे थे, गाड़ी मेरी एम्बुलेंस पहुंची थी, मैं एम्बुलेंस में पहुंचा था केस लड़ने के लिए। सोचिए, डॉक्टर मेरे साथ थे, कंपाउंडर मेरे साथ थे, लेकिन उनका आपको चलना है। मैं गया नैनीताल हाईकोर्ट, चढ़ने के लिए थोड़ी चढ़ना पड़ता है ऊपर को। जब चढ़ के पहुंचे सांस फूल रही थी, लेकिन वो मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ी नहीं, जीती और जीत के दिखाई। और उस परिवार को और उन सबको न्याय मिला, अनजस्टिस नहीं हुआ। झूठ हो जाते हैं केस, इस तरह के होते हैं। अनुदेशक का केस, अनुदेशकों, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, शिक्षा मित्र के केस, मैंने लड़ाई लड़ी। ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद जाते थे, जज साहब कहते थे आज सुनवाई हो कल रख देंगे, तो हम यहाँ के केस छोड़ के वहां लड़ने पड़ते थे। हरियाणा के पीटीआई टीचर्स का केस सुप्रीम कोर्ट से भी हार के आए, 2900 पीटीआई टीचर्स थे, राजनीतिक कारणों से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़ी और मैंने वो सर्टिफिकेट रखे रिव्यू में कोर्ट के सामने कि इन पीटीआई टीचर्स की वजह से हरियाणा के लड़कों को, युवकों को, युवतियों को मेडल मिले हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। ये इसलिए जीते हैं क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे। एपी सिंह साहब, वकील तो आपसे भी काबिल पड़े हैं देश में जी, बचाव पक्ष के भी पड़े, चर्चा में एपी सिंह ही रहते हैं। नहीं, चर्चा की ऐसी कोई बात नहीं, चर्चा की बात नहीं है, लेकिन हाँ बात को रखना मेरे मन में ही रहता है कि इस देश के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, न्याय की उम्मीद लेके आता है, तो उसे निराशा नहीं होनी चाहिए, उसे न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, संत रामपाल, चिन्मयानंद जी, देश के पूर्व गृह मंत्री, दिल्ली सरकार के कई मंत्री, जो आपने सरकारी काम में बाधा का वो पहला केस था। संदीप कुमार दिल्ली सरकार के मंत्री, जिनकी सीडी बाहर आई थी, और उसमें नहीं सरकारी काम। विधायक पर सरकारी काम में बाधा कैसे लगा दोगे? क्या उसके बंधन में मतदाता है? अरे उसके बंधन में मतदाता हो तो उसका मतदाता उसका पुतला जला देता है, विधायक का, एमपी का पुतला जला देता है। आप कह रहे हैं कि मैं आम आदमी का भी वकील हूं, हम और आप टीवी पे बात कर रहे हैं, जाएगा, लोग नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हैं अपनी पसंद का, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के बहुत महंगे वकील हैं और बड़े विवादित डिस्प्यूटेड मुकदमों को निकाल के लिया, इस साफ मुवक्किलों को बचा के उलझे हुए केसों में। आप तक पहुंचना आसान नहीं। आपने जितने केस गिनाए हैं ये देश के बहुत पेचीदा कानूनी केस, हारे हुए, मरे हुए, सजायाफ्ता मुजरिमों के केस थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट से भी हो गई, वो लड़े। तो इतने सस्ते कैसे ये सब जो आपके मुवक्किल रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री देश के, मैंने कभी कोई कमजोर नहीं, मैंने कभी किसी क्लाइंट से पैसे नहीं मांगे, मुझे मांगना नहीं पड़ा। अभी अभी पीछे मानव शर्मा, आगरा में मानव शर्मा, एक ऐसा लड़का, आर्मी ऑफिसर का युवक लड़का, शादी होके इकलौता लड़का, उसकी इकलौती बहन बॉम्बे में सेटल हो गया, रहने लगा,
लेकिन उसकी बीवी ने वो तांडव किया उसके साथ और उसको लेके आई। माँ बाप बीमार है, झूठ लेके आई, अपने घर लेके आई और घर से जाके उसे आगरा भेज दिया और पूरी रात टॉर्चर किया उस लड़के को। निकिता शर्मा नाम की अभियुक्त, हमने उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, न्याय लड़ाई, और सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल कैंसिलेशन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसकी केस के लिए डाली है मैंने सुप्रीम कोर्ट से। पुरुषों का उत्पीड़न होता है। अब सोचिए, पुरुष का तो सब कुछ, आप फीस की बात कर रहे हैं, आप पैसों की बात कर रहे हैं, वो तो उसका सब कुछ लुट चुका होता है, उसका सब कुछ ले लो। उस पिता के पूछिए जो अपने बेटे को कंधे पर लेकर चलता है और बोलते हैं लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, और अपने बेटे को कंधों पर लेकर शमशान घाट जाता है, वो जिंदा लाश हो जाता है। पैसों की बात छोड़ दीजिए, वो कहता मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे मृतक बेटे को न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो। और उसकी बहन कहती है कि मेरे भाई की मौत के बदले न्याय दिला दो, उसे न्याय मिल जाए। ये देखा नहीं आपने शिलांग में क्या हुआ? इस तरह से मैं ये नहीं कहता देश में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा, महिलाओं का भी उत्पीड़न है, महिलाएं भी मारी जा रही, महिलाओं की भी हत्या हो रही, महिलाओं के साथ भी उत्पीड़न है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बैलेंस लाना चाहिए कानून में, समानता लाना चाहिए। जब आप समानता लाएंगे तब फिर ऐसे अपराधियों पर अंकुश कसेगा। राजनीतिक ट्रायल ना हो, असली अपराधी हो, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं ये बात, कोट करिए आप, देश के दर्शक देखेंगे, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। वो राजनीतिक कारण हो, मीडिया ट्रायल हो, ये नहीं होना चाहिए, ये आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारा टाइम निकलता जा रहा, बहुत कम समय बचा है। आपसे बात ये जरूर करनी है चलते चलते, स्टेटमेंट हिंदी के कैमरे पे कुलदीप सिंह सेंगर का केस कहाँ उलझ गया है? देखिए, मैं तो क्या कह सकता हूं, उनके दोनों का केस तो मजबूत है। अभी मैं किसी का वकील तो हूं नहीं, ना इधर हूं ना उधर हूं, लेकिन जो आप लोगों से सुनता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर की जो कंप्लेनेंट है उसने जो 3 जगह बताई, पहला बयान 12 बजे, दूसरा बयान 6:30 बजे, तीसरा बयान 8:30 बजे घटना होने का। पहली बार पहले टाइम में वो अपनी पत्नी के साथ थे कुलदीप सिंगर, दूसरी बार वो कार्यक्रम में थे, तीसरी बार वो घटना से 17-18 किलोमीटर दूर थे जहाँ की घटना बताई। इसका मतलब वो नहीं थे। CDR उपलब्ध है, CFSL मौजूद है, DNA मौजूद है, मेडिकल साइंस लेबोरेटरी 161 के स्टेटमेंट हैं, लोगों के बयान हैं और सारा कुछ उपलब्ध है। इसके बाद सजा हो गई कुलदीप सिंह सेंगर? हाँ, ये सब होने के बाद सजा हुई, ये भी बात सही है। हो सकता है उस समय मीडिया ट्रायल, अब मीडिया ट्रायल उसमें दोनों है। अगर ये विधायक हैं तो शिकायतकर्ता भी MLA का चुनाव कांग्रेस से लड़ चुकी है, उसके लिए भी कांग्रेस पहुंच रही है, उसके लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है, उसके लिए भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट और जंतर मंतर और सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई हो रही थी घेरने का काम किया। उसकी भी बता रहे हैं कि जेल में है, मौत हुई, एडवोकेट आहत हुआ, उसके परिवार वालों की मौत हुई, उसके पिता की मौत हुई, ये भी सच्चाई है। डॉक्टर साहब, क्या कुलदीप सिंह सेंगर अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक नहीं होते तो भी ये केस इतना ही उछलता मीडिया में? बिल्कुल नहीं उछलता। राजनीति की मैंने कहा नहीं, कब माननीय, मैंने वो बात आपकी याद कर ली, कब माननीय मुलजिम बन जाए और कब मुलजिम माननीय बन जाए, ये तो जीवन का उपक्रम। जब राजनीति में आएंगे तो आपको केस, प्रकरण, मुकदमे, उत्तर प्रदेश में तो SC/ST एक्ट का भी बड़ा दुरुपयोग हो जाता है, कई बार झूठे केस लग जाते हैं। ब्रजभूषण का भी यही केस था, पूरा झूठी साजिश रची गई। तो इस तरह से षड्यंत्र होते रहते हैं। AP सिंह साहब, जिनके करीब अंतरंग बहुत रही मिसेस गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जी, चंद्रा स्वामी, फिर लौट के आ रहा हूं क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं परछाई की तरह जी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक थे या कुछ आपराधिक प्रकृति के भी थे? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति नहीं, तांत्रिक मैं उतना मानता नहीं तंत्र मंत्र को, लेकिन उनकी भक्ति बहुत अच्छी थी। भक्ति भावना, श्रद्धा, आस्था, ये बहुत बड़ी थी और इसी को वो कहते थे, इसी को मानते थे, इसी बात को वो समझते थे और सदैव अपने जीवन में उन्होंने माना भी, इस बात को समझा भी और ये उनके जीवन की दिनचर्या रही भी है। और उन्होंने देश का, मैं उस समय की समझता हूँ, कोई ऐसा नेता देश और विदेश का नहीं था जो वहाँ श्रद्धानवत न होता। मतलब आपके, तो छोटी बात थोड़ी आपके मुताबिक स्वामी चंद्रा स्वामी जैसा बदनाम तांत्रिक साधु संत था, कोई ऐब नहीं था उनके अंदर। इसके बाद भी कोर्ट कचहरी, जेल, सब उनके कर्म हो गए मरने से पहले? नहीं, ऐसा नहीं। कई बार जाते थे उनके पास रतनदीप लाल जी, जो IFT है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उनके माध्यम से वहाँ हीरोइंस आती थी, वो ट्रेनिंग देते थे सबको। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, IFT होते थे। RD लाल जी बहुत अच्छे, मेरे नज़दीक थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे।
बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, उन पर भी उनके बढ़ते नाम, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से उनके अपने लोगों ने केस किए, साजिशें की, षड्यंत्र किया। आपके मुताबिक चंद्रास्वामी एक शरीफ आदमी निहायत थे, बहुत धार्मिक और बिल्कुल सात्विक, और धर्म के साथ तंत्र उन्होंने जोड़ा। मुझे तो उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं तो उनके कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन को मानता था और ये समझता था कि वो कहते थे कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृतम संभवामि युगे युगे। तो वो कहते थे कि मैं इस राजनीतिक गंदगी को समाप्त करने के लिए आया हूं, और यही गीता का उपदेश है और यही गीता का संदेश है। और उस राजनीति ने ही निपटा दी है। नहीं, अपनी शारीरिक क्षमताओं के बाद शारीरिक उनकी मृत्यु जो हुई है, नेचुरल मौत हुई है, नेचुरल डेथ हुई है। हाँ, केस लगे, जेल गए, सब कुछ हुआ, 30,000 में सब कुछ उस समय। चंद्रास्वामी इंदिरा गांधी के तांत्रिक थे, एक मंत्र पढ़ के इधर से उधर दुनिया घुमाने का दम भरते थे। वो चंद्रास्वामी खुद को क्यों नहीं सुरक्षित कर पाए तंत्र मंत्र से? नहीं, ये तो अब ऐसे तो ब्रजभूषण जी भी पहलवानों के अध्यक्ष रहे, अब ऐसे तो स्वामी चिन्मयानंद जी भी गृह मंत्री रहे। गायत्री मिशन संस्थान परिवार दुनिया को संदेश देता है, कंप्यूटर बाबा दुनिया को संदेश देते हैं। मैंने देखा ये लोग अपने पे मंत्र तंत्र नहीं चलाते हैं और अपने पे नहीं करते हैं। इनका होता है समहा जंति जनहा अस्मिन समाजा, समाज के लिए जीना है, समाज के लिए काम करना है, धर्म के लिए कार्य करना, राष्ट्र हित के लिए कार्य करना है, और राष्ट्र हित सर्वप्रथम था, है और रहेगा। कुल मिला के बहुत लंबी बात करने से कोई मतलब नहीं, और मतलब की बात हो चुकी है। डॉक्टर एपी सिंह के बारे में जो कहते थे, बड़ा बहगा वकील है, सिर्फ मुजरिमों के केस लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत पैसा लेता है केस लड़ने का, बड़े बड़े केस ही लेता है। ये एक रूप था। आज पहली बार 28 साल की इनकी वकालत में और मेरी 37 साल की पत्रकारिता में साफ हुआ है कि काल पात्र समय कब और कैसे बदल जाए एक वकील को भी नहीं पता होता है। एपी सिंह वही केस लेते हैं जो मरा हुआ होता है, क्योंकि जिंदों का केस लड़के तो क्या जिंदा रखोगे, मुर्दे को अगर जिंदा करने की ताकत रखते हो तो कोई बात है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट मेरा हिंदी के लिए संजीव चौहान से 1 जनवरी 2026 की बेला में बात करने के लिए, बेबाक बात करने के लिए। जो लोग कमेंट करते हैं उटपटांग, वो थोड़ा सा आप पूरा पॉडकास्ट देख लिया होगा, नहीं देखा तो दोबारा देखें और शेयर करें, तब मन की बात करें। हवा में हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है।